आज हम लोग जीव विज्ञान का 15वां क्लास करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं ट्रेकोमा से संबंधित, और पीछे क्लास में बताए थे आपको कोमा जब भी आए तो इसका मतलब किससे संबंधित, आँख से संबंधित बीमारी होगा। तो ट्रेकोमा, ग्लूकोमा या स्टेगमेटिज्म या मोतियाबिंद या रतौंधी, ये सब किसकी बीमारी है? आँख की बीमारी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ट्रेकोमा किससे संबंधित बीमारी है? आँख से संबंधित बीमारी है। तो याद रखेंगे कि ट्रेकोमा आपको कैसा रोग है? आँख से संबंधित रोग। आपको अगला प्रश्न है प्लाज्माडियम, क्या लिखा हुआ है? प्लाज्माडियम जर्म्स, यह आपको जो है मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं, है ना। प्लाज्माडियम जर्म्स जो है वह किसकी उत्पत्ति करते हैं? मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। प्लाज्माडियम जर्म्स जो है वह आपको मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो बताइए आप लोग कि मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अभी जस्ट बताए थे ना, तिल्ली। मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली। तो प्लाज्माडियम जर्म्स जो है आपको किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? मलेरिया की उत्पत्ति से। ठीक है, देखिए प्लाज्मोपोडियम नाम का जो जीवाणु होता है ना, उसी से होता है। ये आपको प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो ये आपको आंवला में पाया जाता है, जो कि इसका आंसर यहाँ पर आपको नींबू दिया है। तो जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि नींबू में भी आपको अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर बात हो तो सबसे ज़्यादा किसे पाया जाता है? आंवला में मिलता है। सबसे ज़्यादा किसे मिलता है? इसको आमतौर पर हम लोग आम भाषा में धातरी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? धातरी। औड़ा भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? औड़ा भी बोलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया है ना। आनुवांशिकी का पिता अगर पूछे आपसे तो आनुवांशिकी का पिता कौन होगा? मेंडल होता है। लेकिन यहाँ कहता है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? कहता है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो डब्ल्यू और बेटसन के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू और बेटसन के द्वारा। चलिए, तो आप लोग बताएंगे कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या अंग्रेजी में अगर कहे तो जेनेटिक्स किसने कहा? तो देखिए यहाँ पर कॉमा दे दिया है, जो कि गलत है। डब्ल्यू वाटसन एक ही आदमी का नाम था, ठीक है ना। डब्ल्यू वाटसन होगा, यहाँ पर बेटसन दे दिया है। डब्ल्यू वाटसन याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? चलिए, तो बताइए तो डब्ल्यू वाटसन किसको क्या कहा है? आनुवांशिकी कहा। आनुवांशिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आपका अगला प्रश्न है पैरासीटामोल का उपयोग कहाँ करते हैं आप लोग? बताइए। यानी कि शरीर के दर्द को निवारण करने में या शरीर के जोर को निवारण करने में। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ दो प्रश्न हम लोग पढ़े, एक ही क्वेश्चन का दो आंसर पढ़े अभी हम लोग। पैरासीटामोल का यूज कहाँ करते हैं? एक जोर को निवारण करने में और दूसरा दर्द को निवारण में। बिल्कुल। अब बताइए कि शरीर में खून का काम क्या है? मतलब कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है? अगर आपके पास खून रहेगा तो ही आप मतलब कोई लंबा समय तक काम कर सकते हैं, तो आपको सांस फूलने लगता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि खून की कमी होता है। तो याद रखिए कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। यानी कि ऑक्सीजन जो है ना, आने और जाने में जो है कोई दिक्कत की महसूस नहीं हो, वो आपको हीमोग्लोबिन उसका काम करता है, ठीक है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया था? बताइए। मतलब किस चीज़ प्रतिरोध का मतलब किस चीज़ को बचाने के लिए, है ना, बीसीजी का टीका लगाता है? तो आपको टीबी। तो बताइए टीबी का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस होगा। और बताइए कि बीसीजी का टीका जो है बच्चों को जन्म से पहले बच्चे को जन्म से पहले कैसे लगाएगा? तो पेटे में होता है, ठीक है। यानी कि जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, आइए, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिएगा आप नदी में अभी ये एक समय आ रहा है, बता रहे हैं, 1 मिनट, अभी समय आ रहा है ये सतवाइन का, जिसको जूड़ शीतल भी हम लोग कहते हैं। जूड़ शीतल में ये जो आप लोग देखिएगा खाना वाना दिन में बना लेते हैं और चूल्हा पर एगो घास रख देते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग सेमार कहते हैं, ठीक है। तो वो शैवाल होता है। क्या होता है? नदियों, तालाबों और आदि में पाए जाने वाले
नदियों, तालाबों और नदियों, तालाबों या कहीं भी पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो बताइए शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में, किसमें? स्तनधारी। अब तो स्तनधारी आप समझते हैं ना, पहले नहीं समझते थे। स्तनधारियों में भ्रूण का जो विकास होता है, किसका विकास? भ्रूण का। तो बताइए भ्रूण मतलब क्या होता है? देखिए जब गर्भावस्था में जो बच्चा बनना शुरू होता है ना, उसको भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, तो भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। और गर्भाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए आप लोग? ठीक है ना, तो बताएंगे आप लोग कि स्तनधारी में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? और गर्भाशय का अंग्रेजी क्या होता है? यूट्रस होता है। तो यूट्रस से संबंधित एक इन्फेक्शन होता है जिसको कहा जाता है UTI इन्फेक्शन। ये महिलाओं में अधिकतर देखने को मिलता है। कौन सा इन्फेक्शन है? UTI इन्फेक्शन। तो ये आपको गर्भाशय के माध्यम से ये होता है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त श्वेताणु। रक्त श्वेताणु का काम है, जिसको अंग्रेजी में यदि हम बात करें तो श्वेत लिखा है। श्वेत मतलब क्या होता है? उजला। तो बताइए WBC मतलब क्या होता है? श्वेत रक्तकण होता है ना, वही है कि कह रहा है कि अगर WBC शरीर में नहीं हो तो संक्रमण जो है सो आपको क्या होता है? संक्रमण आपको मतलब बढ़ जाता है, मतलब विभिन्न प्रकार का बीमारी आपको होने लगेगा। अभी जस्ट चर्चा किए थे ना कि यदि WBC नहीं होगा तो आपको विभिन्न प्रकार के व्याधि, विभिन्न प्रकार के रोग आपको पकड़ लेंगे। इसलिए WBC होना चाहिए। तो WBC को हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्तकण कहते हैं। उसी को लिख दिया है श्वेताणु, रक्त श्वेताणु लिख दिया है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है आपको संक्रमण को रोकना, यानी कि संक्रमण मतलब अंग्रेजी में इन्फेक्शन को रोकना। ठीक है, कोई बीमारी है जब कहते हैं कि इसको इन्फेक्शन हो गया, इसको भी ये हो गया, वो हो गया, नहीं समझे? तो वही होता है, संक्रमण होता है। संक्रमण से रोकने का काम करता है क्या चीज? WBC का हिंदी क्या होता है? श्वेत रक्तकण या रक्त श्वेताणु। क्या होगा? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि खून को थक्के जमने में मदद कौन करता है? और अगर विटामिन K नहीं हो तो? प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, जीन का सबसे पहले आइसोलेट किसने किया? मतलब आइसोलेट का मतलब होता है संश्लेषण। जीन का आइसोलेट सबसे पहले किसने किया है? तो जीन का किया है हरगोविंद खुराना ने किया। जीन का आइसोलेट सबसे पहले किसने किया है? देखिए बताते हैं, अगर जीन किसी को सवार हो जाएगा ना, बस समझ में आ रहा है, तो वो क्या करेगा? तो कुछ बोल देते हैं। ठीक है, तो जीन का सबसे पहले आइसोलेट जो किया है वो हरगोविंद खुराना ने किया है। बात समझ में आ रहा है? तो आप याद रखिएगा हरगोविंद खुराना के बारे में, जीन से संबंधित वो आइसोलेट सबसे पहले किया था। और आइसोलेट का हिंदी क्या होता है बताइए? संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण। ठीक है, या पृथक्करण, पृथक्करण भी होता है। तो जीन का सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था? खुराना ने। अगला प्रश्न है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या बताइए? पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। ठीक है, देखिए पौ से प्रोटीन है, पौ से पॉलीपेप्टाइड्स। तो याद रखिएगा प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। बताइए जीन का सबसे पहले आइसोलेट किसने किया? अच्छा बताइए, किसने आनुवांशिकता को आनुवंशिक या जेनेटिक्स कहा? वाटसन ने कहा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किसने किया? ठीक है, प्रतिकण की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किसने किया है? PAM डिराक ने। किसने किया है? PAM डिराक ने किया है। ये प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसको जरा आप लोग रटेंगे। तो बताएंगे आप लोग कि प्रतिकण का अंग्रेजी क्या होता है? एंटी पार्टिकल। क्या होता है? एंटी पार्टिकल की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से किसने प्रतिपादित किया है? PAM डिराक ने। किसने किया है? अगला प्रश्न है आपका, एक टीबी। अब बताइए यहाँ पर T और V है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? टीबी रहता तब ट्यूबरकुलोसिस होता है। नहीं, ये जो मतलब टीबी है तो बताएंगे, एक टीबी सेट को संचालित करने के लिए टीबी सेट को, ठीक है, तो टीबी सेट को संचालित करने के लिए यहाँ रिपीटेशन था, इसको लिए इसको काट दिए। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट उपयोग करता है। कहने का मतलब ये है कि आप टीवी जो संचालित करते हैं, चलाते हैं, तो आप रिमोट का यूज करते हैं ना, तो उस रिमोट में आप मतलब दबाते हैं यहाँ, तो कैसे यूज हो जाता है? कैसे मतलब चेंज हो जाता है? किसके द्वारा?
तो रेडियो तरंग के द्वारा। किसके द्वारा? रेडियो तरंग के द्वारा। याद रखिए कि जब आप दबाते हैं तभी तो मतलब वो चैनल सब चेंज होता है। तो वो चैनल किसके द्वारा चेंज होता है? रेडियो तरंग के द्वारा। आपको तरंग के द्वारा। और कौन तरंग के द्वारा? रेडियो तरंग के द्वारा। रेडियो तरंग के द्वारा क्या चेंज होता है? चैनल। यानी कि किसका संचालन करते हैं आप? टीवी टीवी का। किसका संचालन करते हैं? टीवी का संचालन करते हैं आप। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को, एसपीडी का सेम क्वेश्चन, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रतिपादित किया है? वाटसन और क्रिक ने। किसने किया है? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रतिपादित किया है? वाटसन और क्रिक ने। तो बताइए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डी से जल्दी बताइए। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपको डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने दिया है? वाटसन और क्रिक ने दिया है। बताइए, देखिए डबल है ना, क्या लगा हुआ, जरा ध्यान दीजिए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तो डबल मतलब दो, तो इसलिए याद रखिए कि इसमें दो आदमी है। और कौन कौन है? एक वाटसन है और दूसरा क्रिक है। तो बताइए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या लिखा हुआ है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की जो रचना की है वो किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने किया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने किया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रचना का किसने किया है? चलिए, अब बताएंगे आप लोग कि स्वस्थ दांतों को पाने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपका दांत स्वस्थ रहे तो उसके लिए आप कैसा भोजन नहीं करेंगे? मीठा भोजन, जैसे कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। चॉकलेट सब खाने से या आइसक्रीम खाने से क्या होता है? आपको दांत खराब होता है ना। तो याद रखिए कि अगर दांत चाहते हैं कि स्वस्थ रहे तो मीठा सामान जब भी खाते हैं तो इसके साथ कुल्ला कीजिए आप। ठीक है ना, तो याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि फोना का तात्पर्य क्या होता है? फोना, तो फोना का तात्पर्य होता है आपको जंतु से। हाँ, जंतु से संबंधित है। फोना का संबंध किससे है? जंतु से। ठीक है, तो यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग था कि फोना का तात्पर्य है, तो यहाँ इसको सही करके हम यहाँ पर संबंध दे दिए हैं। तो याद रखिएगा कि फोना का संबंध किससे है? जंतु से। जंतु से, यानी कि प्राणी से, है ना। अगला है कि शरीर का कौन सा अंग है जो मलेरिया से प्रभावित होता है? तो तिल्ली जो है वो आपको मलेरिया से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, जहाज पर जब आप यात्रा करते हैं उस समय खाना आपका अपच हो जाता है। खाना मतलब पेट फूल जाता है ना। खाना ये पेट फूल जाता है तो खाना हम लोग कहते हैं कि अपच हो गया है। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? पेट पे दबाव पड़ने के कारण। बिल्कुल, पेट पर दबाव पड़ता है क्योंकि हम लोग एक ही जगह बैठे रहते हैं ना, उसके कारण से पेट पर दबाव पड़ता है और उसके कारण से हमारा पेट क्या होता है? फूल जाता है। हाँ, गड़बड़ हो जाता है ना, एक अपच हो जाता है। और अगला प्रश्न है आपका कि नीम का उपयोग कब क्या आता है? बताइए, कहाँ क्या आता है? कैंसर और गर्भ निरोधक दोनों में, यानी कि कैंसर के इलाज में भी और गर्भ निरोधक में भी। अब समझिए, कैंसर तो समझते थे, गर्भ निरोधक का मतलब क्या होता है? जिस वक्त महिला को पेट में दबाव। नहीं, ऐसे सुनते होइएगा आप लोग गाँव घर में, खास तौर पर ये कि मतलब भ्रूण हत्या करवा देता है। तो भ्रूण हत्या मतलब बच्चा का निर्माण हो जाना, उसके बाद उसको हटाना, तो उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। और मतलब कि गर्भ निरोधक का मतलब हुआ कि गर्भ बनने ही नहीं देना। बस समझ आ रहा है? गर्भ बनने ही नहीं देना, तो उसको उसके लिए उस प्रोसेस का नाम है आपको गर्भ निरोधक। बात समझ आ रहा है? गर्भ निरोधक जैसे गोली सब आता है ना, माला डी, अनवांटेड, फला चिला, सब जो आता है आपको, तो ये सब गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है, तो नीम का उपयोग कहाँ पर क्या आता है बताइए? कैंसर में और गर्भ निरोधक दोनों में। अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है? मानसिक तनाव, यानी कि मानसिक तनाव अगर ज्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा ना। बताइए कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बिल्कुल सही। तो तंत्रिका कोशिका दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन नाम है। क्या नाम है? न्यूरॉन नाम है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न है कि संतुलित भोजन में होता है, संतुलित भोजन में क्या होता है बताइए आप? विकास होता है और वृद्धि के लिए पोषण होता है। मतलब अगर बात करें हम तो इसका आंसर आप पूरा काट करके सीधे पोषण भी दे सकते थे। संतुलित भोजन में होता है क्या चीज? तो भाई पोषण होता है। ठीक है, तो पोषण होता है। दूसरा अगर इसमें मिला दिया है तो भी कोई गलत नहीं मिलाया है कि वृद्धि और विकास के लिए पोषण होता है। सही बात है। संतुलित भोजन में जो होता है वो क्या होता है? पोषण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति कहाँ से करते हैं बताइए? उपाचयन के रूप में।
ये करते हैं किस रूप में, तब इसका आंसर होगा उपाचयन के रूप में। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? उपाचयन के रूप में। बताइए कि किस पौधे के जड़ में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक होता है? ठीक है, तो पौधे में नाइट्रोजन की प्राप्ति जो होता है किस रूप में होता है? उपाचयन के रूप में। किसके रूप में? उपाचयन के रूप में। आपका अगला प्रश्न है, गोल्जी काय का किसका? गोल्जी काय का प्रमुख काम क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख जो कार्य है वो है स्रावी के रूप में। तो बताएंगे कि गोल्जी काय का प्रमुख काम क्या है, तो यहाँ लिखा है स्रावी के रूप में, जो कि इसको आप लोग छोड़ देंगे, अधूरा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है, देखिए लाल रुधिर कणिका का अंग्रेजी बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, आरबीसी होगा, आरबीसी। तो बताइए आरबीसी का क्या पूछ रहा है? आकार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो वृत्त के आकार का होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो याद रखिएगा कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है उसका आकार कैसा होता है? तो वृत्त के जैसे होता है, आपको गोल होता है। ठीक है, कैसा होता है? वृत्त के जैसे गोल होता है। अगला प्रश्न है, मृदा, मृदा मतलब बिल्कुल, मृदा से अवशोषित जल यानी कि मिट्टी से खींचा गया जल और खनिज ऊपर की पत्ती की ओर जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए कि मिट्टी से जल लिया और खनिज लवण लिया और ऊपर की ओर पत्ती की ओर जो संचालन किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, इसका आंसर कुछ मिसप्रिंटिंग है, गलत है। ठीक है, मृदा से यानी कि मिट्टी से अवशोषित जल और खनिज लवण को ऊपर पत्ती की ओर यदि पहुंचाएगा, किसकी ओर? पत्ती की ओर यदि पहुंचाएगा तो आपको जाइलम का काम है। किसका काम है? जबकि यहाँ पर क्या दिया है? फ्लोएम का काम है कार्बनिक पदार्थों से मिलकर भोजन का निर्माण करना और जड़ तक पहुंचाना। कहाँ तक पहुंचाना? ठीक है, जबकि जाइलम का काम है मिट्टी से जल और खनिज लवण को लेकर के पत्ती तक पहुंचाना। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ पर दे देंगे आप लोग जाइलम। क्या दे देंगे? तो बताएंगे आप लोग, ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अगर आपसे एक प्रश्न पूछे हम कि आरबीसी जो हो, तो बताइए आप लोग कि अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? बहुत अच्छा, ये आकार की बात बोले इसलिए आप लोग बताइए होती है, तो नहीं बताते। क्वेश्चन कब का नहीं भूल गए होंगे आप लोग। तो बताइए कि जाइलम का काम क्या है? क्या पहुँचाना? और जल और अच्छा, बताइए पत्ती से लेकर के जड़ तक पहुँचाने का काम। चलिए, अब प्रश्न को देखिए जरा। तो जलीय पौधों में यहाँ जाइलम, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, जलीय पौधों में सामान्यतया सुविकसित होता है। ठीक है, जलीय पौधों में आपको सामान्यतया सुविकसित होता है। क्या विकसित होता है? संवहनी तंत्र विकसित होता है। जलीय पौधों में सामान्य रूप से क्या विकसित होता है भाई? संवहनी तंत्र विकसित होता है। क्या विकसित होता है? संवहनी तंत्र विकसित होता है। तो इस प्रश्न को भी आपको रट के याद करना पड़ेगा। तो बताइए कि जलीय पौधों में सामान्यतः क्या विकसित होती है? संवहनी तंत्र होती है। अच्छा, पशु के पैरों में और मुंह में बीमारी होता है, ये आपको चर्चा किए थे इस प्रश्न का हम। पशुओं के पैरों में और मुंह में जो बीमारी होता है, जिसको अगर खूर में अगर बीमारी होता है तो उसको एंथ्रेक्स रोग कहा जाता है। पैर और मुंह में जो बीमारी होता है वो किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया का हिंदी बताइए। जीवाणु। पशुओं के पैर में और मुंह में जो बीमारी होता है वो किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण से होता है। ठीक है, तो पशुओं के पैरों और मुंह में जो बीमारी होती है किसके कारण से होती है? चलिए, अब बताइए कवक क्या है? कवक एक सवाल, एक परजीवी है। कवक काइटिन है। कवक क्या है? काइटिन। कवक क्या है? काइटिन। तो कवक क्या है बताइए? कवक काइटिन है। कवक क्या है? काइटिन है। अगला प्रश्न, हाँ, कौन से कवक और कौन से काइटिन? नहीं, चलिए, मानव मलेरिया, बताइए मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया था? मानव मलेरिया परजीवी का खोज जो है रोनाल्ड रोस ने किया है। अगर किसी को मलेरिया हो जाएगा तो रूस जाएगा, इसलिए याद कर लीजिए। और रोने भी लगेगा, मलेरिया हो जाएगा तो रोने लगेगा, तो इसलिए रोनाल्ड हो गया। और रूस जाएगा इसलिए रूस। यानी कि मलेरिया परजीवी जीवन चक्र को एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था। तो इतना नहीं ढूंढना है आपको। मलेरिया परजीवी के को कर दीजिए या इसको कट कर देते हैं, और यहाँ पर को तो है ही, सर्वप्रथम खोजा था। चलिए, बस इतना याद रखना है। मलेरिया परजीवी को सर्वप्रथम किसने खोजा था? रोनाल्ड रोस ने किया था। और इसके बाद आज के सेशन का जो हमारा लास्ट प्रश्न है
अधिक मात्रा में यदि एथिल अल्कोहल का सेवन करते हैं, किसका सेवन करते हैं? और अल्कोहल का हिंदी क्या होता है? शराब होता है। यदि अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करते हैं तो बुरा प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? लीवर पर। तो लीवर का हिंदी क्या होता है? बताइए, मछली या किसी भी जीव के लीवर में कौन सा विटामिन? बहुत अच्छा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।